हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदर्श सिंह में। काफ़ी लंबे समय के बाद हम आप सभी लोगों से जुड़ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से के बाद जुड़ने के बाद भी हम आज आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं। संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संविधान की अनुसूचियाँ होती क्या हैं। संविधान की अनुसूचियाँ की अगर हम बात करें, संविधान की अनुसूची की बात करें तो कई खंडों में जो विभाजित है, जैसे संविधान है मोटे तौर पर कई खंडों में जो विभाजित भाग होता है उसको हम अनुसूची कहते हैं। ठीक है, हमको अनुसूची, अनुच्छेद, भाग ये और खंड, उपखंड ये सब पढ़ने को हमको मिलता है। तो हम बात इसमें विशेष रूप से आज हम करने वाले हैं अनुसूची की, कि अनुसूची होता क्या है और अनुसूची जो है कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ जो हैं हमारे संविधान में हैं वर्तमान में। जब मूल संविधान जो हमारा था, मूल संविधान का मतलब जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर पूरा तैयार हो गया था। सबसे पहला जो है अगर हम बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें जो है अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें प्रथम बैठक हुई थी। और द्वितीय बैठक जो हुई थी उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो उसी समय हमारा संविधान जो है बनना तैयार हुआ। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसीलिए हमारा जो देश का संविधान है सब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम बात करेंगे संविधान की, तो किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी हमारे देश का सिस्टम है वो हमारे संविधान से ही चलता है। इससे क्या होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्तमान की पीढ़ी है, उसको किसी तरह की परेशानी न हो। एक जो नियम है, एक जो कानून है, एक किताब में जो है लिख करके सजा दिया गया है, उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर वो संविधान न होता तो चीज़ें जो है तितर बितर हो जाती, फिर एक दूसरे को बताना पड़ता, समझाना पड़ता, हो सकता है कोई बात मानता नहीं मानता। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जो भी चीज़ होता है उसमें हम जो है संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उससे अलग करके भी, उसके बियॉन्ड भी लोग करते हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो तो इलीगल हो गया। तो हम बात करने वाले हैं आज संविधान की अनुसूची की। देखिए, हमें संविधान की अनुसूची जानना क्यों जरूरी है, इसकी बात हम कर लेते हैं कि संविधान की अनुसूची को जानना क्यों जरूरी है। देखिए, संविधान को जानना, संविधान की अनुसूची को, संविधान की जो है अनुच्छेद को जानने का पर्पस सिर्फ हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एग्जाम के पर्पस से या मुझे यूपीएससी या यूपीपीसीएस, वो तो एक पर्पस है ही है, लेकिन ऐसे भी मुझे जानना जरूरी है एक भारत का नागरिक होने के नाते। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि मेरा जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, उस अनुसूची का मतलब क्या है, या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसके मतलब क्या हैं। तो हम एक एक अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके 12 अनुसूची है। तो जो मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ हमारे भारत के संविधान में थी। वर्तमान में संशोधन करके 9, 10, 11, 12 ये जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, ये संशोधन करके जोड़ी गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ जो है हमारे भारत के संविधान में हैं। हम उसको भी बताएंगे कि 12 अनुसूचियाँ जो है कैसे हुई, इसको क्यों जरूरत पड़ा संविधान को संशोधन करके आगे जोड़ने की, और इसमें क्या क्या प्रावधान है जो 4 जोड़ी गई उसमें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ एवं क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। देखिए, इसमें प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम मतलब जितने राज्य हैं उनके नाम। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज की डेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा इसको हम भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज जिस डेट में ये हम बता रहे हैं तो 2022 दिसंबर चल रहा है, तो इस समय 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उनके सीमाओं, नाम और क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है किसमें,
प्रथम अनुसूची में। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है कि मान लीजिए कि किसी कोई राज्य या तो राज्य हमारे देश में या तो बढ़ता है या घटता है, तो किस अनुच्छेद किस अनुसूची को जो है वो प्रभावित करेगा, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो प्रथम अनुसूची को वो प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 28 है और 29 हो गया तो क्या करेंगे, यही प्रभावित होगा। अगर 28 से 27 हो गया, हो सकता है किसी राज्य को मिला दिया जाए एक दूसरे राज्य में, तो 27 भी हो सकता है, या हो सकता है किसी राज्य को अलग कर दिया जाए, एक नया राज्य बना दिया जाए, तो 29 राज्य भी हो सकता है। ठीक है, पहले 29 राज्य था, इस समय वर्तमान में 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग सम्मिलित कर लिए हैं, और 8 जो है इस समय केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हो गया प्रथम अनुसूची जो समझ में आ गया। देखिए क्या है कि हम चाहे तो इसको रटवा भी सकते हैं, चाहे तो हम ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक जो है क्षणिक जो है याद रहता है, कुछ समय के लिए ट्रिक से याद रहेगा, लेकिन जब हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कंसेप्ट को कंसेप्चुअल तरीके से जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेंगे या याद कर लेंगे, समझ कर जब याद करेंगे किसी चीज़ को, तो वो आजीवन कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, जैसे मुझे याद है, मैं जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर है अनुसूची को लेकर के, तो मुझे भूल नहीं सकता है कभी भी। ठीक है, द्वितीय अनुसूची की हम बात कर लें। द्वितीय अनुसूची में अगर हम बात करें तो वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान है। वेतन किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन ही उसका वेतन होता है। तो उसमें वेतन का प्रावधान जो है दिया गया है द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, एकदम लास्ट में जो है हम एक बार सब जो है शॉर्टकट तरीके से याद करवा देंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा या डिटेल में, वो शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तृतीय अनुसूची के बारे में। तृतीय अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शपथ का प्रावधान है। जितने लोग का इसमें वेतन का प्रावधान है, उसमें उन्हीं लोग के इसमें शपथ का प्रावधान है, लेकिन इसमें जो है महान्यायवादी को छोड़कर बाकी लोग के शपथ का प्रावधान है। महान्यायवादी जो है शपथ ग्रहण क्यों नहीं करता, क्योंकि महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। एक बार मैं जब पढ़ रहा था तो मैं अपनी एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। तो क्लास में एक सर थे, पॉलिटी, वो पढ़ा रहे थे, तो इसी पे उनसे मेरा बहस हो गया। वो ये भी पढ़ा रहे थे कि सबके शपथ का प्रावधान है तृतीय अनुसूची में, तो मैं बोला कि सर महान्यायवादी के शपथ का प्रावधान नहीं है, तो बोले कि नहीं उसका भी है। वो हमसे डिस्कस करने लगे, तो थोड़ा सा वो अग्रेसिव हो गए। उस समय उनको ये लगा कि नहीं, इसको हम पढ़ा रहे हैं तो ये मुझे गलत साबित करना चाह रहा है, लेकिन उस समय मेरा कतई मतलब मकसद नहीं था उनको गलत साबित करने का। मुझे बस बताना ये था कि महान्यायवादी जो है शपथ ग्रहण इसलिए नहीं करता क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो बाद में वो बुक खोल करके जब देखे तो उसमें ये चीज़ें मिली। नेट पे भी सर्च किए, इंटरनेट पे सर्च करने के बाद जब उनको संतुष्टि मिली तब वो बोले कि नहीं तुम सही हो। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जब सामने वाला कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात भी सुन लेना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए हर बात में। ठीक है, तो तभी से मुझे ये चीज़ें याद हैं और पहले से मुझे याद था। तो इसमें तृतीय अनुसूची में जो शपथ का प्रावधान दिया गया है सभी लोगों का। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची की बात कर लेंगे हम। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वो विधानसभा से ही जाते हैं, तो जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहाँ भी विधानसभा है, तो वहाँ से भी राज्यसभा में लोग भेजे जाते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बाकी जो है वहाँ से भी राज्यसभा में लोग भेजे जाते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ विधानसभा के थ्रू ही राज्यसभा में लोग भेजे जाते हैं, वहाँ के सदस्य ही उनको चुनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बात करते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जो है उसका जो है क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति जो है भारी संख्या में जहाँ रहते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है किसमें, पांचवी अनुसूची में। ठीक है, इसको याद रखना है।
अब हम बात कर ले छठवीं अनुसूची के बारे में कि छठवीं अनुसूची में क्या दिया। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो है पूर्वी जिला जो है, ठीक है, पूर्वी राज्य, सॉरी जिला नहीं राज्य, पूर्वी राज्य जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। जैसे हम असम ATM, जैसे ATM हो गया ATM, तो एक M और जोड़ लेते हैं, ठीक है, ATM। तो ऐसे हम याद करते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये जो 4 राज्य है इनको जो है विशेष रूप से इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वो जो है छठवीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची होती क्या है। 7वीं अनुसूची में हम बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची के बारे में। हम आपको बता दें कि संघ सूची क्या होता है। संघ सूची वो होता है, संघ सूची में जितने विषय हैं तो संघ सूची में जो भी विषय हैं उस पे जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है कि वो कानून जो है अपने तरीके से बनाएगा, ठीक है। उस पे केंद्र सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है और केंद्र सरकार उस पे अपना कानून बनाता है और बिगाड़ता है जो करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 98 विषय हैं, 98 विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची जो है केंद्र सरकार उस पे कानून बनाती है। अब हम बात करें राज्य सूची। अब हम राज्य सूची की बात करते तो राज्य सूची जो है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है 59 विषय आते हैं, 59 विषय आते हैं। इसमें क्या होता है राज्य सूची में, राज्य सूची में राज्य के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उस पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ राज्य का होता है। उसमें जो है संघ जैसे केंद्र सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती है। वो हस्तक्षेप तब करती है जब उसको लगता है कि नहीं ये जो है संघ मतलब केंद्र से अधिक ऐसा कानून न बना दे कि केंद्र वहाँ पे जो है कमजोर साबित हो, तो वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है। वो एक दूसरा मैटर है, उसको हम बाद में बताएंगे। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि इसमें जो है 52 विषय है। और समवर्ती सूची का परिभाषा अगर हम देख ले तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिला करके जो कानून बनते हैं या दोनों मिला करके जो विषय होते हैं उसको जो है समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है विषय आता है। जैसे हम मान समवर्ती सूची में रेलवे जो है क्या है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है, क्योंकि वो केंद्र और राज्य दोनों के साथ मिल करके वो चलता है, तो इसलिए समवर्ती सूची जो है ये कहलाता है, ठीक है। राज्य सूची में जैसे पुलिस हो गया तो पुलिस का राज्य का अपना पुलिस होता है, तो ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो वो अपने हिसाब से अपना कानून जो है बना सकता है। 59 विषय अगर हम गिनने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम आज बस अनुसूची के बारे में बात करने आए हैं, ठीक है। ये जो विषय है हम इसकी बात कर लेते हैं 98, 59 और 52। इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में है। एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं कि ये वर्तमान में है। ये हो सकता है कि बाद में घट भी जाए, बढ़ भी जाए, इसको आने वाला समय तय करेगा, इसको हम नहीं तय करेंगे। 59 है, 52 है, तो ये पहले भी घटा बढ़ा है, तो आने वाले समय में भी इसमें जो है घटना बढ़ना हो सकता है। तो इसको जो है समय के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में हम इसको जो पढ़ा रहे हैं आज के हिसाब से हम बता रहे हैं कि वर्तमान में जो है 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, 59 जो है राज्य सूची में और संघ सूची में जो 98 विषय हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची की हम बात कर ले तो 8वीं अनुसूची में जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। सभी भाषाओं को नहीं, 22 भाषाओं को जो है संविधान ने मान्यता दिया हुआ है। मान्यता संवैधानिक भाषा देने के कई रीजन होते हैं, कई ऐसी भाषाएं हैं जिसको कोशिश किया जा रहा है कि संवैधानिक रूप से उसको दर्जा दे दिया जाए, संविधान में जोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं जुड़ने का भी कई रीजन है। तो इस समय वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। 4 भाषाएं जो है लास्ट में जोड़ा गया 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जो है बाद में जोड़ा गया, उससे पहले जो है 18 भाषाएं था, ठीक है। तो 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। ये जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।
9वीं अनुसूची की हम बात करें, 9वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया था। ये सोचिए कि 9वीं अनुसूची जो है 1951 में, अभी संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ। और सोचिए कि अभी 1 साल हुए तब तक इसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। आखिर ऐसा वो क्या दौर रहा होगा या क्या समय रहा होगा कि तत्काल में ही, मतलब 1 साल के अंदर ही संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा इसमें समय लेंगे, डिटेल में इसको हम समझाते हैं 9वीं अनुसूची को। इसमें संपत्ति अधिग्रहण का है। देखिए इसमें जो है उस ऐसे कानून को रखे जाते थे जिसको जो है हम जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है कानून बना करके उसमें डाल दिया। तो संपत्ति का मामला जो है उस समय बहुत ज़्यादा, जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, हमारा जो मौलिक अधिकार था वो पहले 7 था, इस समय 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था सभी लोगों को मिला था, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो इसीलिए उस समय जो अभी सोचिए कि संविधान निर्माता अभी उस समय थे, तो उसी समय उन लोगों को लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए एक अलग कानून बना देना चाहिए। तो उन्होंने कानून बना करके क्या किया कि इसमें 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा तो उसमें ये किया कि इसमें कोई भी कानून अगर हम ऐड कर देते हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो उसको जो है ना संसद ना उसके लिए, मतलब वो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, जो उसमें डाल दिया गया है। लेकिन हुआ क्या कि फिर इसका लोग फ़ायदा उठाने लगे। हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ किसी की सुविधा के लिए बनाया गया है तो लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा सा हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो पीएम आवास की बात कर लें, या सुलभ जैसे ये शौचालय जो है इसकी बात कर लें, तो जिसके पास है वो भी अपना पैसा उतरवा ले रहा है, कैसे, फ़ोटो खिंचवा करके ऐसे ही इलीगल तरीके से। जिसके पास नहीं है उसको तो मिल ही नहीं रहा है जल्दी, लेकिन जिसके पास है वो भी परेशान है कि जैसे तैसे कुछ पैसा मिल जाए। तो इलीगल तरीका तो बहुत है। तो वैसे ही क्या हुआ कि इसमें जो है संविधान कानून बना करके इसमें डालना लोग शुरू कर दिए धीरे धीरे। तो एक मामला आया था केरल का जो है मामला आया, उसमें आरक्षण वाला मामला था। उसमें क्या हो रहा था कि जो आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं दे सकते हैं, वो उसमें जो है 50% के जो आरक्षण है उसका उल्लंघन हो रहा था, उसको भी इसमें डाल दिया गया। तो फिर ये मामला गया कोर्ट में। फिर वहाँ से कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 वो विशेष तारीख इसलिए है क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला था। तो उसी डेट से तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डेट निर्धारित किया कि उससे पहले जो भी मामले इसमें रखे गए हैं उस पर कोई जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद के 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी मामले हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो आज भी स्थिति वही है। तो संपत्ति अधिग्रहण और न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित जो है इसमें प्रावधान था। आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण और जुडिशियल रिव्यू से संबंधित प्रावधान है। ठीक, अब हम बात कर लें 10वीं अनुसूची के बारे में। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची की बात कर लें। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। दल बदल का मतलब ये है कि पहले क्या था कि कोई भी जो है किसी पार्टी से चुनाव लड़ता था और किसी भी पार्टी में जाकर के सम्मिलित हो जाता था। आज स्थिति ये नहीं। इससे क्या होता था कि काफ़ी नुकसान होता था। किसी भी राजनीतिक पार्टी जो होती थी उसको भी नुकसान होता था और बाकी लोग को भी नुकसान होता था। तो अब क्या है कि अब जो है आप तब जा सकते हैं किसी दूसरे दल में जब 2/3 सदस्य आपके साथ जाएं, तो दल बदल का जो है कानून आप पे लागू नहीं होगा। लेकिन आप अकेले जाते हैं या 2 लोग जाते हैं, 1-2 लोग जाते हैं, तो दल बदल का जो है कानून आपके ऊपर लागू होगा और आपकी जो सदस्यता है वो आपकी चली जाएगी।
ठीक है। तो दल बदल का कानून जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत की शक्तियां व जिम्मेदारियां हैं। इसमें जो है 29 विषय है और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो जवाहरलाल नेहरू जब थे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय प्रारंभ किए थे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसको प्रारंभ किए थे। लेकिन ये जो है जुड़ा कब 11वीं अनुसूची के तहत, और ये कानून कब बना, ये पंचायत की शक्तियां और जिम्मेदारी जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, काफ़ी समय लग गया इसको लाने में। इस समय जो है हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति है, बलवंत राय मेहता समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट जो है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और जानकारियाँ हैं। ठीक है, जिम्मेदारियाँ हैं। नगर पालिका या नगर निगम की अगर हम बात कर लें तो इसमें जिम्मेदारी है जो 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है ये है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम बात कर लिए किसकी, अनुसूची के बारे में। फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। बाकी जो अनुच्छेद है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसकी हम बात करेंगे धीरे धीरे क्रम वाइज। और आप लोग इसी तरह पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, तो सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो शेयर करते चलिएगा और जितने लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते चलें। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक।